हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शेख है और हम अपने सीवीएस के एमसीक्यू को कंटिन्यू करेंगे आज से। तो आज हम कस्टमर 104 से स्टार्ट करेंगे। 104 क्वेश्चन के अंदर द पेशेंट कंप्लेन ऑफ difficulty in breathing, dyspnea on lying flat, and relate by head with pillows. पेशेंट को S3 हार्ट साउंड है और बाइबेजल इंस्पायरेटरी क्रैकल्स हैं विद पैन सिस्टोलिक मर्मर। ठीक है। आज मैं आपको CHF के जो है वो फीचर बताता हूँ कि जो हार्ट फेलियर के जो फीचर्स हैं वो बेसिकली होते क्या है। हार्ट फेलियर के फीचर्स जो है हमारे पास जो है उसमें हमारे पास पेशेंट हमारे पास जो आएगा, हमारे पास सपोज पेशेंट है। ठीक है। पेशेंट जो आएगा हमारे पास, उसको हमारे पास होगी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्लस पल्मोनरी ओडिमा प्लस एस थ्री हार्ट साउंड कार्डियोमेगली and patient with due to pulmonary edema patient will have bibasilar crackles so the patient having difficulty in breathing, pulmonary edema, bibasilar crackles, S3 heart sound and cardiomegaly, always think of patient with heart failure. ठीक है, heart failure. So one more thing that is characteristic of heart failure is dyspnea on lying flat. डिस्निया ऑन लाइंग फ्लैट को हम ऑर्थोपनिया भी बोलते हैं। ठीक है। ऑर्थोपनिया प्लस पी एन डी मीन्स पैरोक्सिसिमल नॉकटर्नल डिस्निया। नॉकटर्नल डिस्निया। ठीक। so orthopnea and paroxysmal nocturnal dyspnea are characteristics of heart failure। ये हार्ट फेलियर में ही होते हैं, ये हार्ट फेलियर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ हार्ट फेलियर। ये हमें बात याद रखनी है। अ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, dyspnea or lying flat, orthopnea, S3 heart sound, bibasilar infiltratory crackles, and pulmonary edema, always think of left-sided heart failure. Left-sided heart failure. But if the patient have only right-sided heart failure, then there will be no pulmonary edema. No pulmonary edema। कल भी मैंने आपको बात बताई थी। In isolated right heart failure, no pulmonary edema. Isolated heart failure, no pulmonary edema. So this is our for left side heart failure. Now go for customer 105। 105 से जाने से पहले मैं आपको चीज बताऊं जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम। इसका मतलब ये है, इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम को सिंपल अल्फाजों में आपको ये बयान कर सकूं, द वॉल्यूम दैट इज मूविंग इन आर्टरीज। ठीक है। इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं कि हार्ट फेलियर का जो पेशेंट होता है, हार्ट फेलियर का जो पेशेंट होता है, उसका जो हार्ट है, उसका हार्ट वीक हो चुका है। वीक होने की वजह से वो सही ब्लड पंप नहीं करता। पंप ना करने की वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो फॉल करती है। कार्डिक आउटपुट फॉल करने से जो फॉरवर्ड फ्लो वो कम होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो स्टैटिक, जो ब्लड वॉल्यूम है वेसल्स में वो स्टैटिक हो जाता है। इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम का मतलब ये है द वॉल्यूम दैट इज मूविंग इन द वेसल्स। ठीक है।
अब हार्ट फेलियर में ये होता है कि हार्ट जो है वीक है, वीक की वजह से वो ब्लड पंप नहीं कर सकता, ब्लड पंप नहीं कर सकता तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, कार्डियक आउटपुट कम होती है तो फॉरवर्ड फ्लो कम होता है, फॉरवर्ड फ्लो कम होता है, जो ब्लड वॉल्यूम है वो स्टैटिक हो जाता है वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो है वो कम हो चुका है, क्योंकि वॉल्यूम जो है हमारे पास वो वेसल्स में स्टैटिक हो चुका है, वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। जब मूव नहीं करेगा वॉल्यूम तो हमारे पास जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हैं वो टिश्यूज तक नहीं पहुंचेंगे, टिश्यूज तक वो नहीं पहुंचेंगे, जब टिश्यूज तक नहीं पहुंचेंगे तो वहां पर एस्कीमिया होगा। और जब स्किन का एस्कीमिया होता है, स्किन का एस्कीमिया होता है तो पेशेंट को हम होती है ब्लैक मोटलिंग, ब्लैक मोटलिंग ऑफ स्किन, ब्लैक मोटलिंग ऑफ स्किन। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लविडो रेटिकुलरिस, लविडो रेटिकुलरिस। सो आई विल रिपीट, जब पेशेंट को अस्कीमिया, जब पेशेंट को ऑटो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते टिश्यूज को तो उसको उसको होता है टिश्यू अस्कीमिया। जब स्किन का अस्कीमिया होता है उसे हम कहते हैं ब्लैक मॉटलिंग ऑफ स्किन। ब्लैक मॉटलिंग ऑफ स्किन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं लविडो रेटिकुलरिस। सो आप इस क्वेश्चन में देखें, आप patient with chronic heart disease died of under palliative care. On autopsy, there was black mottling of skin. What is the most likely cause of this failure? Heart failure। तो heart failure में effective circulatory volume कम हुआ, effective circulatory volume कम था इस पेशेंट में, जिसकी वजह से पेशेंट को हम कहते हैं कि circulatory failure। there is no circulation, इसका मतलब there is no circulation, there is no circulation due to static blood in vessels, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर बना हमारे पास ए सर्कुलेटरी फेलियर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 106। 106 में आप ये देखेंगे तो 25 year old, sir, 25-year-old man comes to the emergency department with chest heaviness and palpitations. Over the past he has similar episode that dissolve deep breathing. ब्लड प्रेशर उसका इतना है, पल्स इतनी है एंड रेगुलर ईसीजी इज शोन बिलो। आपको एग्जाम में ईसीजी नहीं आते, अब इसका याद रख लें कि ये नीचे तो दिया है ये नैरो कम्प्लेक्स है। एग्जाम में ईसीजी जो है वो मुश्किल से आती है, तो आप जितना याद रख लें कि जो ईसीजी दी गई है ये नैरो कम्प्लेक्स टैकिकार्डिया है। नैरो कम्प्लेक्स टैकिकार्डिया के अंदर हम पेशेंट को अडीनोसिन देते हैं, नैरो कम्प्लेक्स टैकिकार्डिया में हम पेशेंट को अडीनोसिन देते हैं। 106, a 50-year-old male presented open with complaints of chest pain radiating to left arm, chest pain है radiation to left arm and jaw, dyspnea, diaphoretic myocardial infarction का जो diagnosis बना, which of the following is can be given to reduce incidence of arrhythmias in this patient, ठीक है। एक चीज आप हमेशा याद रखनी है कि पोस्ट एम आई पेशेंट के में, पोस्ट एम आई पेशेंट में रिदमियाज को कंट्रोल करने के लिए हम सिर्फ एक ड्रग देते हैं, उसको हम कहते हैं लाइडोकेन, लाइडोकेन। जो रट्टे वाला सवाल है कि पोस्ट एम आई पेशेंट के अंदर रिदमियाज कंट्रोल करने के लिए हम जो ड्रग देते हैं वो है हमारे पास लाइडोकेन। लाइडोकेन हमारे पास है क्लास 1 बी एंटी एरिथमिक, क्लास 1 बी एंटी एरिथमिक। पोस्ट एम आई पीरियड में एरिथमियास कंट्रोल करने के लिए हम लाइडोकेन देते हैं जो क्लास 1 बी एंटी एरिथमिक है। तो इसका आंसर हमारे पास बना चार्ली। क्वेश्चन नंबर 107। Question 107, a 5-year-old boy is brought to the office by his parents for evaluation of cyanosis with minimal exertion. The body had a occasional episode of turning blue that first began during infancy and now occurring more frequently. Squatting position, prominent right ventricular impulse and a harsh systolic murmur, ठीक है। टॉप के अंदर क्या क्या पेशेंट के फीचर्स होंगे, पहले मैं आपको थोड़ा टॉप का स्ट्रक्चर बता दूं। टॉप में बेसिकली होता क्या, रिवाइज करवा दूं। ये हमारे पास जो है, हमारे पास कहते हैं कि राइट एट्रियम है, ठीक है। ये हमारे पास कहते हैं कि आगे हमारे पास कहते हैं कि राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ से हमारे निकल रही है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारे पास कहते हैं कि
लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारे पास कहते हैं कि अब आगे लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये हमारे पास आगे जहां से निकल रही है पेशेंट से अयोटा, ठीक है, अयोटा, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। टॉप में ये होता है कि ये हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है, ये हमारे पास अयोटा है। टॉप में ये होता है कि टॉप के अंदर जो हमारे पास टॉप के अंदर हमारे पास जो ये है, क्या नाम है, ये हमारे पास कहते हैं कि जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये भी डिफेक्टिव होता है। पल्मोनरी ट्रंक का जो हमारे पास पल्मोनरी वॉल्व है उसका हमारे पास एट्रीजिया होता है, एट्रीजिया, एट्रीजिया ऑफ, इसमें डायग्राम दोबारा बना दूंगा, जगह बहुत थोड़ी है। ये हमारे पास दोबारा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, वो डायग्राम थोड़ी वो जगह थोड़ी होने की वजह से, ये हमारे पास जो है राइट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। ऊपर हमारे पास जो एटिया पड़े हुए हैं, यहाँ से हमारे पास जो है इसमें पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, यहाँ से हमारे पास ऊपर अयोटा आती है, यहाँ से हमारे पास जो है ऊपर हमारे पास राइट लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारे पास जो कार्डियक सेप्टम था, जिसको यहाँ ऊपर तक आना चाहिए था, कि जो कि इसमें डिफेक्टिव है। उसके बाद अयोटा जो है वो कार्डियक सेप्टम के ऊपर है, कार्डियक सेप्टम ओवरराइड कर रही है। दूसरी बात ये कि इसमें हमारे पास जो है ना पल्मोनिक वॉल की स्टेनोसिस होती है, पल्मोनिक वॉल की स्टेनोसिस होती है इसके अंदर। और चौथी बात इसमें यह कि इसमें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है। और इसके जो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो हमारे पास आता है, पेशेंट प्रेजेंट्स विद टेट स्पेल्स, टेट स्पेल्स। व्हाट आर टेट स्पेल्स? टेट स्पेल्स है कि सडन साइनोसिस improves on squatting, improves on squatting। इसमें हमारे पास होते हैं टेट स्पेल्स दैट आर सर्टेन साइनोसिस दैट improves on squatting। उसके बाद हमारे पास पेशेंट को हमारे पास होते हैं राइट पैरास्टर्नल हीप, पैरास्टर्नल हीप, पैरास्टर्नल हीप की होती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो चीज इसमें होती है वो हमारे पास होती है पैनसिस्टोलिक मरमर, पैनसिस्टोलिक मरमर, ठीक है। अगर आपके पेशेंट को टेट स्पेल्स हो, पैरास्टर्नल हीव हो और पैनसिस्टोलिक मरमर हो, तो आपका डायग्नोसिस बनता है हमारे पास टॉफ, टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में टॉफ कहते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट में जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स की जो है उसकी अबनॉर्मेलिटी है। टॉप की बेसिक पैथोफिजियोलॉजी हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल की बेसिक एबनॉर्मेलिटी है, जिसकी वजह से हमारे पास सारा जो है हार्ट डिफेक्टिव होता है। तो इसका आंसर हमारे पास बना डी। दोबारा, टॉप के अंदर न्यूरल क्रेस्ट सेल की एबनॉर्मेलिटी है, इसलिए इसका आंसर बना न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। टॉप को कैसे पहचानना है? पैरास्टर्नल हीव, पैनसिस्टोलिक मरमर एंड टेट स्पेल्स, ये तीनों चीजें हों तो आपका जो आंसर बनना चाहिए टॉप। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 108। 108 patient में a 60-year-old patient of heart failure comes to OPD with complaints of palpitations. There is also yellow tinted vision and ECG is showed by geminal rhythm. आपके बाद जब भी येलो tinged vision आए, येलो tinged vision आए, always go for digoxin side effects। येलो tinged vision हमेशा डायजॉक्सिन में होती है, येलो tinged vision हमेशा डायजॉक्सिन में होती है, इसलिए इसका आंसर बना हमारे पास डायजॉक्सिन इंड्यूस्ड साइड इफेक्ट्स। Now moving on to question number 109. A 25-year-old man comes to the emergency department after RTA. His right three ribs are broken. Periodic chest pain, cyanosis, distended neck veins, ब्लड प्रेशर कम है,
हाइपर रेजोनेंस है ऑन परकशन एंड डिक्रीज टेम्परेचर ऑन अफेक्टेड साइट। क्या बना हमारे पास? टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इसको मैंने अपने रेस्पिरेटरी लेक्चर में डिस्क्राइब कर चुका हूँ टेंशन न्यूमोथोरैक्स को। आज हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। वो कल के लेक्चर में बताया था कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक along with cardiac tamponade and pulmonary embolism. ठीक है, so answer is of obstructive shock. Now moving on to question number 110. थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, इसमें पेशर हमने लगा दिया है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक मैंने कल भी बताया था कि कंप्लीट एसोसिएशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ठीक है, डिजीज कंप्लीट एसोसिएशन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ठीक है, आसान लफ्जों में मैं इसको लिखता हूं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स ऑन। एट्रिया जो है वो अपने आप पर वो ऑन इट्स ऑन, वो उनकी एक अलग रिदम होता है, वेंट्रिकल्स का अलग अलग रिदम होता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इट्स ओन। ठीक है, एट्रिया जो है वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स जो है अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, नो कोऑर्डिनेशन, नो कोऑर्डिनेशन। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन। इसको हम कहते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसको हम कहते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसमें जो हमारे पास डिफेक्ट है वो होता है हमारे पास एवी नोड में। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक का जो डिफेक्ट है हमारे पास होता है एवी नोड में। तो इसका आंसर हमारे पास बना बीटा एवी नोड। क्वेश्चन नंबर 111। इसमें आप ये देखें कि पेशेंट को डीवीटी की हिस्ट्री है। ठीक है, डीवीटी की हिस्ट्री है जिससे वो वार्फरिन ले रही है। वार्फरिन का जो साइड इफेक्ट क्या है वो है ब्लीडिंग। वार्फरिन का साइड इफेक्ट क्या है? ब्लीडिंग। एंड आप एक चीज याद रख लें, कॉफी ग्राउंड वॉमिटस ऑलवेज इंडिकेट्स अपर जीआई ब्लीड, अपर जीआई जीआई ब्लीड, अपर जीआई छोड़े जीआई ब्लीड। पेशेंट वार्फरिन ले रहा है, वार्फरिन का साइड इफेक्ट आता है ब्लीडिंग, और जो कॉफी ग्राउंड वॉमिटस है वो ऑलवेज इंडिकेट्स जीआई ब्लीड। इसका मतलब है कि पेशेंट को कोई अंडरलाइंग ब्रीदिंग है, पेशेंट को अंदर कारण कोई ब्लीडिंग है, और ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है? वार्फरिन की वजह से। तो हमने वार्फरिन के एक्शन को रिवर्स करना है, वार्फरिन के एक्शन को रिवर्स करना है। सो वार्फरिन के एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम देते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। वार्फरिन के एक्शन को रिफ्रेश करने के लिए हम देते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ठीक है, सो इसका आंसर हमारे पास बना बीटा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। एक हम चीज देखते हैं कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और विटामिन के। ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम देते हैं इमीडिएट के तौर पर, इमीडिएट इमीडिएट रिवर्स के तौर पर, इमीडिएट रिवर्स करने के बाद हम पेशेंट को विटामिन के देते हैं। इसका जो इफेक्ट है वो 2-3 दिन डेज के डिलेड इफेक्ट इसका होता है। इमीडिएट इफेक्ट के लिए हमेशा हम फ्रेश प्लाज्मा देते हैं, डिलेड इसके बाद विटामिन के का जो इफेक्ट है वो 2-3 दिन बाद जाकर आता है, इसलिए इसको हम बाद में देते हैं, पहले हम फ्रेश प्लाज्मा ही देते हैं। 45-year-old man because of severe chest pain, diaphoresis, and palpitations. That's 2 hours after the onset of symptom. Autopsy conclusion of right coronary artery if ECG was done. जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 2-3 AVF को, हम इसको बाद में इसको अब दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113। स्मोकर, hypertension, syncope, diaphoresis, and sudden severe tearing pain at chest leading to the back, chest of wider mediastinum, aortic dissection। इसको हम कल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे।
हाई पल्स रेट, ऑटोमेटिक जेनेटिक ऑटोमेसिटी, एसए नोड, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा इस क्वेश्चन पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू एथोवियन ट्रायंगल? एथोवियन ट्रायंगल, इसको मैं आपको जो है एक चीज पर व्हाइट बोर्ड पर जो है इसके साथ हम डिस्कशन करेंगे। व्हाइट बोर्ड पर मैं ना एक लेट्स गो फॉर द व्हाइट बोर्ड। सपोज this is our patient, this is a normal man, see this is a normal man, ये उसकी राइट साइड है, ये उसकी लेफ्ट साइड है। अब मैं उसका बना रहा हूँ हार्ट, ये पेशेंट का है हार्ट, ये इसका जो है लेफ्ट साइड का है, ये है राइट साइड हार्ट है, ठीक है। ईसीजी लगाने के लिए हम इथोवियन ट्रायंगल में एक यहाँ पर लीड लगाते हैं, इसको हम कहते हैं, एक यहाँ पर लीड लगाते हैं, एक हम यहाँ पर लीड लगाते हैं, ठीक है। लीड 1 हम लगाते हैं यहाँ पर, लीड 1 हम यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं, और लीड 1 की इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल लीड 1 का, और ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन बनी ये वाली। लीड 2 जो हम लगाते हैं वो हम लगाते हैं यहाँ पर, मैं लीड 2 कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर। पॉजिटिव लीड 2 का ये है, नेगेटिव लीड 2 का ये है, तो इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन बनी हमारे पास बनी ऐसी ये वाली, ठीक है। और जो हमारे पास कहते हैं कि लीड 3 है, उसको हम लगाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, इसकी हमारे पास डायरेक्शन बनी ये वाली, ठीक है। अब आप देखें कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान कौन सी लीड होगी, वो हमारे पास लीड 1 2 3 है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट लेग में कौन सी लीड होगी, हमारे पास लीड 3 है। और राइट एट्रियम और लेफ्ट लेग में हमारे पास कौन सी लीड होगी, वो हमारे पास बनी लीड 2, ठीक है। सो हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ये मैंने आपको बेसिकली जो है आइडिया दे दिया है, इससे हम कहते हैं इथोवियन ट्रायंगल। इसको आपका फर्स्ट स्टेज मेडिकल लेक्चर्स में होगा, मैंने रिव्यू के तौर पर आपको थोड़ा सा इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। सो lead 1 within right atrium and left atrium, lead 2 is between right atrium and left leg, lead 3 between left atrium and left leg. So all three options are correct, जैसे मैंने आपको उस लिम्फ नोड में डिस्क्राइब किया। Now moving on to question number 116. A 20-year unmarried female comes to here with a complaint of vomiting and diarrhea. ये क्वेश्चन पहले भी है, डायरिया किस चीज, उसके बाद पोटेशियम हमारे पास कम है, फ्लैट ऑफ टी वे एंड प्रेजेंस ऑफ यू बेस, गो फॉर हाइपोक्लीमिया, इसको हम कल डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको मजीद डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है। A patient smoker, shortness of breath and cough which is increasing at night, complaining of shortness of when lying down, orthopnea, bilateral crackers. So patient is having left sided हार्ट फेलियर, एंड लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस दैट इज इकोकार्डियोग्राफी, दैट इज इकोकार्डियोग्राफी, तो आंसर इज अल्फा। पहले हमने डिस्कस किया
इस सारे केसेस को देखकर पता लगा हमारे पास जो है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के हमारे पास इन्वेस्टिगेशन चाहिए वो इकोकार्डियोग्राफी। तो आंसर इज अल्फा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 118। जब भी आप याद रख लें कि एक एथलीट पेशेंट के अंदर सिनकोपी आए और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी आए, एथलीट पेशेंट एथलीट हो या यंग हो, पेशेंट है सिनकोपी, पेशेंट है सिनकोपी एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। एथलीट यंग पेशेंट में सिनकोपी हो और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ऑलवेज गो फॉर हुकम हाइपरट्रॉफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। एथलीट यंग पेशेंट में सिनकोपी एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो तो आपने हमेशा हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी पर जाना है। Now moving on to question number 119. थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक वाइड complex थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है तो which part of the side can generate rhythm? जब एवी नोड ब्लॉक हो जाए तो एसए नोड से वेंट्रिकल्स तक इंपल्सेस नहीं पहुंचती क्यों एवी नोड ब्लॉक है। तो वेंट्रिकल का एक अलग ओरिजिन और इंपल्स होता है, ठीक है। उसका ऑर्डर ऐसा होता है कि पहले एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हेज, फिर परकंजे फाइबर। इसको मैंने पहले भी बताया था। इस केस में एवी नोड खराब है तो एसए नोड भी गया। अगला कौन सा है हमारे पास? बंडल ऑफ हेज। तो इसका आंसर बना हमारे पास बंडल ऑफ हेज। आई रिपीट, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में एसए नोड से वेंट्रिकल से इंपल्स नहीं पहुंचती क्योंकि एवी नोड हमारे पास खराब है। जब एवी नोड खराब होगा तो वेंट्रिकल्स का ओरिजिन ऑफ इंपल्स जो है वो अलग होगा। वो कैसे पता लगेगा कि एसए नोड पहले होता है उसके बाद एवी नोड, फिर बंडल ऑफ फिर कंजेफाई बन, क्योंकि इसमें एवी नोड खराब है। तो अगला हमारे पास कौन सा बना? बंडल ऑफ एज। तो आंसर इज हमारे पास बंडल ऑफ एज। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 120। ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक ड्रेन्स इनटू राइट एट्रियम। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बेसिक एनाटॉमी आपको थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ। This is internal carotid artery, right? This is left internal, or this is right common jugular. This is right common right jugular vein, internal jugular vein. This is left internal jugular vein. This is left right axillary vein. This is left auxiliary vein. ठीक है, it joins to form brachiocephalic trunk, brachiocephalic trunk, right? ये हमारे पास ज्वाइन करके बनती है लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक, and they both joins to form superior vena cava that drains into right atrium. So I am repeating, it is right internal jugular vein, this is left internal jugular vein, this is right axillary vein, this is left axillary vein, right internal jugular vein joined with right axillary vein to form right brachiocephalic trunk, left internal jugular vein joined with left axillary vein to form left brachiocephalic trunk, right brachiocephalic trunk, left brachiocephalic joins to form superior vena cava that drains into right atrium. तो इसका हमारे पास आंसर बना राइट एट्रियम। So moving on to question number 121. 34-year-old male comes to medicine OPD with complaints of fever. फीवर आ गया पेशेंट को, उसके बाद पेनलेस लेयर्स ऑन palms and feet and splinter hemorrhages। ठीक है, इसको यहाँ पर गलती को ठीक कर लें, यहाँ पर स्प्लिंटर हेमरेजेस आना है, यहाँ पर गलती है इस क्वेश्चन के अंदर, इसको ठीक कर लें। ठीक है, सो मैंने आपको कल बताया था फीवर प्लस मर्मर प्लस अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। जहां फीवर और मर्मर होना आम में, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को सस्पेक्ट करना ही करना है। उसका बाकी लीजन्स हो जाए फिर तो वो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन इसमें मर्मर नहीं है, फीवर है और बाकी लीजन्स हैं।
पेनलेस लेजन ऑन पाम एंड सोज को हम कहते हैं जेन वे लेजन्स, को हम कहते हैं जेन वे लेजन्स। ये जो लेजन्स हैं इनको हम कहेंगे जेन वे लेजन्स। fever plus murmur and other manifestation of infective endocarditis go for infective endocarditis। इस क्वेश्चन में पास फीवर है लेकिन ये नहीं है, लेकिन अदर मैनिफेस्टेशंस हैं। फीवर प्लस अदर मैनिफेस्टेशन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस go for infective endocarditis and infective endocarditis most common involved is mitral valve। mitral valve जो है सबसे ज्यादा कॉमनली इन्वॉल्व होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। सबसे कॉमनली वाल्व इन्वॉल्व है हमारे पास कौन सा वाल्व है? mitral valve। Now moving on to question number 122। Preload depends upon and diastolic ventricular volume। इसको मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका था सीवीएस वाले में, इस पे मजीद अब डिस्कशन इस पर हम लोग नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 123। एक्सरसाइजिंग मसल फ्लो इज ड्यू टू वेसोडाइलेशन ऑफ एक्टिव मसल्स। इसका ये है, एक्सरसाइज के अंदर, इन एक्सरसाइज आपके मसल्स को ब्लड ज्यादा चाहिए होता है। एक्सरसाइज में मसल्स को ब्लड ज्यादा चाहिए होता है। ज्यादा की वजह से जो वेसल्स हैं वो वेजो डायलेट कर जाती हैं। वेसल्स क्या वेजो डायलेट कर जाती हैं। एक्सरसाइज में मसल्स को ब्लड ज्यादा चाहिए होता है। ज्यादा ब्लड लेने की वजह से वेजो मसल्स की जो वेसल्स है वो वेजो डायलेट कर जाती हैं। तो इसका आंसर बनना वेजो डायलेशन इन एक्टिव मसल। वेजो डायलेशन इन एक्टिव मसल्स। Now moving on to question number 123। Coronary artery flow does not depends upon। coronary artery flow जो है, ब्लड फ्लो जो है वो डिपेंड करता है हमारे पास हार्ट रेट पर, आर्टीरियल प्रेशर पर और डायस्टोलिक टाइम पर। जितना कम हार्ट रेट होगा, जितना ज्यादा आर्टीरियल प्रेशर होगा, जितना ज्यादा डायस्टोलिक वॉल टाइम होगा, उतना ही कॉर्नरी ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर बना नन ऑफ द अबव। कॉर्नरी ब्लड फ्लो जो है तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है हार्ट रेट पर, एक डिपेंड करता है आर्टीरियल प्रेशर, दूसरा डिपेंड करता है डायस्टोलिक टाइम पर। जितना डायस्टोलिक टाइम ज्यादा होगा, आर्टीरियल प्रेशर ज्यादा होगा और हार्ट रेट कम होगा, उतना ही हमारा कॉर्नरी ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। तो इसका हमारे पास आंसर बना डेल्टा। अगला क्वेश्चन जो है 20 ईयर ओल्ड गर्ल वाला, इसको काट दें, ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत है, इसको क्वेश्चन को काट दें। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 124। 72 ईयर ओल्ड मैन मेनिंजाइटिस के साथ, रैशेस के साथ ऑन हिज बॉडी 3 weeks ago he noticed breathlessness on exertion and he had orthopnea। You can hear diastolic rumble with an opening stem at his apex। एक चीज, जहां भी आपको डायस्टोलिक मर्मर at apex with opening snap go for mitral stenosis। diastolic murmur at apex with opening snap go for mitral stenosis। diastolic murmur at apex with opening snap go for mitral stenosis। diastolic murmur with an opening snap at his apex go for mitral valve stenosis। सो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास क्वेश्चन जे वाला जो है वो पकड़ा जाता है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 125। एंडोकार्डाइटिस, diastolic murmur at left lower sternal border with has widened was special, it is aortic regurgitation। इसको हम कल भी बहुत दफा मैंने इसको डिस्कशन किया। वाइडर पल्स प्रेशर और डायस्टोलिक मर्मर aortic regurgitation को इंडिकेट करता है। आज इसको हम जो है वो ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 126। कोरोनरी आर्टरीज के अंदर कौन सा स्कैन यूज करते हैं? इट इज थैलियम स्कैन,
इट इज थैलियम स्कैन, इट इज ओनली रट्टा, इसको हमें याद रखना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। कॉरोनरी आर्टिस्ट के लिए हमेशा थैलियम स्कैन करते हैं। सो रिमेंबर इट, इज नो नथिंग टू रिमेंबर इट, नो नो कंसेप्ट इन इट, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। क्वेश्चन 127 के अंदर आप उसको काट कर, मरमर को काट कर लार्ज नॉन टेंड लिवर लिख लें, वहां पे वो गलत लिखा हुआ है। आप मफल हार्ट साउंड्स को काट कर लार्ज नॉन टेंड लिवर लिख लें, वो गलत लिखा हुआ है। कार्डिक पेशेंट है, उसके बाद उसकी कोल एक्सट्रीमिटीज हैं, जेवीपी इनलार्ज है और लार्ज नॉन टेंडर लीवर है। डॉक्टर ने शॉक लेबल किया है तो क्या होगा, क्योंकि कार्डिक पेशेंट की वजह से एलिवेटेड जेवीपी और लार्ज नॉन टेंडर लीवर है, इसका मतलब है कि कार्ड जो हमारे पास देखें, इस पेशेंट में हमारे पास हार्ट फेलियर की फाइंडिंग्स आ रही हैं। वो कैसे, जेवीपी इनलार्ज है, इनलार्ज नॉन टेंडर लीवर है और कोल एक्सट्रीमिटीज हैं। पता है आपको कि कोल एक्सट्रीमिटीज कैसे हैं, कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब मॉडलिंग कर रहे थे कि इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम जो है वो कम है, जिसकी वजह से एस्कीमिया हुआ है। एस्कीमिया से हमारे पास कोल्डनेस आई है हाथों के ऊपर, स्किन के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास कोल एक्सट्रीमिटीज हैं, जेवीपी इनलार्ज है, क्यों, ब्लड जो है वो, ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो बैक फ्लो कर रहा है वेन्स के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारे पास जेवीपी क्या है, इनलार्ज है। पेशेंट हैविंग कोल्डनेस ऑफ स्किन, enlarged JVP and enlarged non-tender liver, it indicates that patient is in shock. And which kind of shock? Cardiogenic shock. In septic shock, we have warm extremities. Also, in apoplectic shock, we have warm extremities, and in obstructive shock, we will have, we in obstructive shock, we will have history of cardiac tamponade, टेंशन न्यूमोथोरैक्स और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इस केस में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास बना कार्डियोजेनिक शॉक। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 128। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीवियर चेस्ट पेन के साथ जो कि आर्म पे रेडिएट कर रही है, ईसीजी में एसटी एलिवेशन आई, क्या डायग्नोसिस होगा, अक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। इसको हम बहुत दफा डिस्कस कर रहे हैं, आज इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 129, कोलैप्स व्हाइल स्टॉपिंग, क्या इस हिस्ट्री है, सिंकपी, ये क्या है, सिंकपी। उसके बाद सेवरल आर्टरियल कोलैप्स, चेस्ट पेन, हैज अ सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर, रेडिएट्स इनटू द नेक, डायग्नोसिस क्या हुआ, आयोटिक स्टेनोसिस। इसको हम कल भी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, आज इसको हम मजीद डिस्कशन इस पर नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 55, स्मोकर चेस्ट पेन। जब मैंने कहा कि पेशेंट जब भी चेस्ट पेन के साथ है, आपने पहले क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, ईसीजी। इसको मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो इस पर मजीद डिस्कशन नहीं करेंगे। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 131, स्मोकर चेस्ट पेन फॉर लास्ट 6 आवर, ओवरवेट, पल्स इतनी है, ब्लड प्रेशर इतना, ईसीजी शो चेंजेस ऑफ इंटीरियर वॉल इस्कीमिया, द मोस्ट यूजफुल डायग्नोस्टिक विल बी। जब भी मैंने आपको कहा था कि ईसीजी पर एसटी सेगमेंट एलिवेशंस आ जाएं, गो फॉर कार्डिक बायोमार्कर। जो सबसे इंपॉर्टेंट वो हमारे पास कौन सा है, ट्रोपोनिन। क्या है, ट्रोपोनिन। इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम डिस्कस इस पर नहीं करेंगे, मजीद इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 132, एंडोकार्डाइटिस आईवी ड्रग यूजर्स में कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन आईवी ड्रग यूजर इज स्टेफ ऑरियस, स्टेफ ऑरियस। दिस इज प्योर रट्टा, इसको आपने रट्टा लगाना है, इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है। एंडोकार्डाइटिस इन आईवी ड्रग यूजर में कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, वो होता है स्टेफ ऑरियस। इट को हमने रट्टा लगाना है, इसमें कंसेप्ट वाली बात कोई नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 133, इसमें से जो एक चीज है जो आपके जो आनी चाहिए वो एक ही सवाल में है, वो है कंटिन्यूअस मशीन लाइक मरमर लेफ्ट इंफ्राक्लेविकुलर एरिया विद अ वाइडेंड पल्स प्रेशर। आप याद रख लें, मशीन लाइक मरमर, कॉन्टिन्यूअस machine like murmur in left intraclavicular area always indicates patent ductus arteriosus.
continuous machine-like murmur in left infraclavicular area always indicate patent ductus arteriosus. So answer will be alpha, patent ductus arteriosus. इसमें एक चीज से आपका सवाल पकड़ जाना है, वो ये वाला है, continuous machine-like murmur in left interclavicular area always go for patent ductus arteriosus. Now moving on to question number 134. J point. अच्छा, मैं नॉर्मल से ड्रॉ करता हूँ, ये है हमारे पास पी वेव, ये है हमारे पास क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ये है हमारे पास टी वेव, ठीक है, पी वेव, क्यू आर एस कम्प्लेक्स, टी वेव। ऐसा पॉइंट जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स, ये हमारे पास कौन सा है, एस सी सेगमेंट, ठीक है, ऐसा है जो एस सी सेगमेंट और क्यू आर एस कम्प्लेक्स के दरमियान जो पॉइंट हो उसको हम कहते हैं जे पॉइंट, उसको क्या कहते हैं, जे पॉइंट। ऐसा जो क्यू आर एस कम्प्लेक्स और एस टी सेगमेंट के बिल्कुल ज्वाइनिंग पर हो उसको हम कहते हैं जे पॉइंट। तो आंसर विल बी क्यू आर एस कम्प्लेक्स एंड एस टी सेगमेंट, ए ऑप्शन। 135 क्वेश्चन देखें, hypotension, muffled heart sound and distended jugular veins, क्या पूरा हुआ, बैक टायर्ड, तो गो फॉर कार्डियक टैम्पोनर। इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, अब मजीद इसको हम ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद हम रिपीट करेंगे। अभी हुए 10:48, सो वी विल रिटर्न एट 10:58।